स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गॉस थ्योरम। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ ए गॉसेज थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, उससे रिलेटेड उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, एरिया वेक्टर क्या होता है आपका? एरिया वेक्टर अगर हम एक बॉडी लेके चले स्टूडेंट, ये हमने एक बॉडी ली भाई, हैविंग सरफेस एरिया, ये हमने इसके लिए सरफेस मान ली स्टूडेंट, हैविंग सरफेस एरिया S। इफ वी टेक इट्स स्मॉल एलिमेंट एरिया, मान ले भाई हम इसका एक स्मॉल पोर्शन काट लें, ये स्मॉल पोर्शन काट दिया स्टूडेंट, तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा? इस ds। तो जो एरिया वेक्टर है हमारा वो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर पोर्शन, लेट एन ए कैप, देन ds वेक्टर इज इक्वल ds एन ए कैप। यानी कि जो एरिया वेक्टर होगा स्टूडेंट, एरिया हमने इसके लिए क्या ज्वाइन कर लिया? ds मान लिया, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ds ए वेक्टर इज इक्वल क्या आ जाएगा भाई? n कैप। इसके लिए सरफेस एरिया कितना माना हमने? ds, तो क्या आ जाए? ds n ए कैप। तो यहां से स्टूडेंट हम इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या लिखेंगे भाई? ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ a small element of surface area of a body enclosing volume, enclosing a volume can be represented as a vector। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? एक वेक्टर, एक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। तो हमने एक बॉडी ली है जिसके लिए सरफेस एरिया स्टूडेंट S मान लिया। सपोज क्या कि ये जो बॉडी है हमारे वो स्मॉल एलिमेंट्स जिनका एरिया ds है से मिलके बनी है, तो ये वो स्मॉल एरिया एलिमेंट अज्यूम किया जिसका सरफेस एरिया कितना मान लिया स्टूडेंट? हमने ds अज्यूम करके चल पड़े। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एरिया। यहाँ पे जो हमने ये एरिया वेक्टर लिया स्टूडेंट, इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ds। जो हमने एरिया ds लिया स्टूडेंट, उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल इसके डायरेक्शन होगी, जो सॉरी लेंथ होगी, और जो डायरेक्शन है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ए कैप। एन कैप के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ ds इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो इस ds की डायरेक्शन है स्टूडेंट वो कैसे होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये होगा आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ ds, जो हमने एरिया लिया स्टूडेंट उसकी डायरेक्शन
the direction of ds is perpendicular to the surface acting outward, यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर और ए डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो इस एन कैप के अलोंग आ जाएगी स्टूडेंट, जो डायरेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे, जो हमने यूनिट वेक्टर लिया है यहाँ पे एन ए कैप, इसके अलोंग इसके डायरेक्शन आ जाएगी। सो ds वेक्टर इज इक्वल dsa एन ए कैप हो जाएगा। दिस इज नोन एज ए एरिया वेक्टर। तो ये जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की है स्टूडेंट, ये जो हम पोर्शन लेके चले हैं, ये आगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये यूज की जाएगी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो होता भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट? अगर हम एक सरफेस एरिया ज्यूम करके चले किसी बॉडी के लिए और उसे गिवन सरफेस एरिया के अंदर से कितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मींस इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ electric field lines passing through a given surface area is known as electric फ्लक्स। भाई किसी गिवन सरफेस एरिया से जो फील्ड लाइंस क्रॉस होती हैं स्टूडेंट, वो उसके लिए क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अगर हम एक सरफेस अज्यूम करके चले भाई, इसके अंदर से ये फील्ड लाइंस पास कर देंगे, लेट ई। तो यहां से स्टूडेंट अगर हम इसके लिए सरफेस एरिया ऐसा जूम करके चलें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ई के द्वारा रिप्रेजेंट की, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट फाई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई इज इक्वल होता है ई इंटू में एस। इनके से गिवन सरफेस एरिया से जितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, पास होंगे, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानेंगे स्टूडेंट। और इसको हमें फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई इज इक्वल ई इंटू में एस। तो आप यहां से अनदर डेफिनेशन भी दे सकते हो स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल आ गया भाई? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ E इंटू में एस। ई क्या है यहाँ पे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एस क्या है भैया? सरफेस एरिया। हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स may be defined as the product of magnitude of electric field and a surface area of given a body। जो बॉडी हमें दी गई है स्टूडेंट, उसके लिए सरफेस एरिया हमने कितना जो किया भाई? एस
फील्ड क्या मान लिया भाई उसके लिए ए। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है तो E इंटू में S क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज गिवन इज नोन एज भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो सरफेस एरिया हम लेके चलेंगे वो कैसा आएगा भाई, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए प्रूव करेंगे स्टूडेंट हम प्रूफ। एक बॉडी लेके चले स्टूडेंट हम, हैविंग सरफेस एरिया SY from which electric field lines passed। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सजूम की भाई हमने, लेट ए E ये मान लिया आपने। बॉडी के लिए सरफेस एरिया स्टूडेंट एस अज्यूम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस पास हुए वो हमने इसे E अज्यूम कर। कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, इस बॉडी के लिए एक स्मॉल एरिया एलिमेंट अज्यूम किया स्टूडेंट, जिसके लिए सरफेस एरिया ds अज्यूम किया भाई हमने। तो जो एरिया वेक्टर है स्टूडेंट हमारा वो कैसा आएगा, n कैप ds। सो वेक्टर ds इज इक्वल क्या आ जाएगा यहां से ds n कैप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारी वो यू क्रॉस करने लग रही है स्टूडेंट बॉडी को, तो यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस एरिया वेक्टर के साथ एक एंगल सबटेंड किया है लेट बाई थीटा। सो E can resolve in two components, that is E cos theta and a E sin theta। अब हमने जो डेफिनेशन दी थी स्टूडेंट, यहां से जो आपने लिखा फाई E इज इक्वल क्या था भाई, E इंटू में S, E इंटू में S। तो क्या डेफिनेशन लिखी थी भाई यहां से, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of electric field and a surface area S of the body perpendicular to the electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर केस में लिया था ना, तो यहां से हम जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्मॉल केस में होगा स्टूडेंट, सो d फाई, क्योंकि एक होल बॉडी के लिए अगर अज्यूम करेंगे तो क्या आएगा भाई आपका फाई। अब एक स्मॉल बॉडी के केस में ले रहे हैं हम तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा फाई E, d फाई E इज इक्वल किसके इक्वल है भाई, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब E जो है हमारा इस थीटा के कारण दो कंपोनेंट में रिजोल्व हुआ, तो हमारा जो वेक्टर रिजोल्यूशन है स्टूडेंट वो क्या होता है, एक गिवन क्वांटिटी जिस लाइन के साथ एंगल सबटेंड करती है, ड्यू टू दैट थीटा इट रिजॉल्व इन ए टू कंपोनेंट्स। तो वो दो कंपोनेंट क्या हमारे E cos थीटा एंड E sin थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसके अलोंगे E cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा भाई E sin थीटा। तो इस केस में जो हमारा d फाई E है वो क्या आ जाएगा भाई E cos थीटा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है इनटू में एरिया वेक्टर दैट इज ए ds। सो d फाई E इज इक्वल बाय E cos थीटा बाय एक वेक्टर कंपोनेंट है हमारा, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेके चले तो E डॉट ds क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहां से हमारा E डॉट ds। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा वो कैसे क्वांटिटी है स्टूडेंट के स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, इट्स यूनिट
E इंटू में E यहाँ पे स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी कि फील्ड लाइंस के केस में रिप्रेजेंट किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए यूनिट क्या थी स्टूडेंट हमारी, बताओ शाबाश। E इज इक्वल क्या था आपका F बाई Q। F हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली तो वहां से एक एक्सप्रेशन निकाला था E इज इक्वल F बाई Q नॉट। तो F वहां पे फोर्स के लिए क्या जाएगा न्यूटन, तो इसके लिए आई थी हमारी न्यूटन पर कूलम। एरिया के लिए क्या जाएगा स्टूडेंट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या आ जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी जो यूनिट है स्टूडेंट यहां से निकल जाएगी हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगी। तो यहां से इसका डायमेंशनल फार्मूला भाई, इट्स डायमेंशनल फार्मूला। हाँ तो बताओ स्टूडेंट क्या आएगा यहां से इसका डायमेंशनल फार्मूला। E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या था हमारा फोर्स पर यूनिट चार्ज है भाई, तो फोर्स के लिए क्या होता है m1 l1 t-2 अपॉन चार्ज के लिए भाई at, तो उसको ऊपर लेके गए थे हम। तो क्या था स्टूडेंट हमारा m1 l1 t ऊपर का माइनस का हो जाएगा t-3 a-1 हो जाएगा। इनटू में सरफेस एरिया s है, s के लिए क्या जाएगा भाई la स्क्वायर, तो ऑलरेडी l इसके अंदर भी था तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट m l3 t-3 a-1। तो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला होगा स्टूडेंट m l3 t-3 a-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। तो जब हम एक वेक्टर रिजोल्यूशन इसके लिए लेके चलेंगे स्टूडेंट, जिसने इस स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक एंगल थीटा बनाया है, तो यहाँ पे जो E है ये इस थीटा के कारण दो कंपोनेंटों में रिजोल्व हो गया भाई। वो दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट हमारे E cos थीटा एंड E sin थीटा। तो इसके अलावा तो क्या आ जाएगा हमारा E cos थीटा, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा भाई E sin थीटा। तो अब जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या बता रही है भाई कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो इस फील्ड के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट हो गया ना, तो ये कंपोनेंट लेके चलेंगे हम फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी। तो क्या आ जाए आपका d phi e इज इक्वल E cos थीटा इनटू में ds। जब इसको वेक्टर फॉर्म में लेके चले भाई तो cos थीटा है, तो cos थीटा के लिए क्या आएगी भाई वेक्टर फॉर्म डॉट ए प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा ये E डॉट ए ds। तो इसके लिए हमने इसका नेचर बताया स्टूडेंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका m l3 t-3 a-1 हो जाएगा। तो अब अगर हमने एक होल बॉडी के लिए अज्यूम करना हो तो स्टूडेंट जैसे ये जो चीज आई है आपकी, तो ये तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए आई है, तो इस होल बॉडी के लिए क्या आ जाए यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई d phi e के लिए इंटीग्रेशन इज इक्वल phi e, ये हो जाए इज इक्वल भाई e डॉट ds ओवर ए सरफेस। जो हमारे होल सरफेस लेके चले स्टूडेंट, जब हम यहां से इस डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई शाबाश e ds cos थीटा और ए सरफेस से होल बॉडी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम यहां से इसके स्पेशल केस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट है भाई आपका, अगर हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थीटा इज इक्वल 0 लेके चले ए पे, थीटा इज इक्वल 0। थीटा 0 होने का मीनिंग क्या है स्टूडेंट,
कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके अलोंग हो गया भाई, अलोंग द एरिया वेक्टर, अलोंग द एरिया वेक्टर। और जो एरिया वेक्टर है वो एक गिवन सरफेस ऑफ द बॉडी कैसा होता है, परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। मींस जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो कैसा आ गया भाई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन बॉडी। When if theta is equal 0, that is E lies along area vector, that is, या फिर और क्या लिख सकते हो भाई यहाँ पे, lies perpendicular to the area of a given body। जो हमारी बॉडी है उसके एरिया के परपेंडिकुलर हो जाएगा स्टूडेंट। तो उस केस में क्या आ जाए भाई, फाई। सो फाई इज इक्वल स्टूडेंट, क्या फार्मूला है हमारा, ये देखो a ds cos e cos थीटा इनटू में ds है भाई हमारा, यहाँ पे यहां से लेके चलो तो इस केस में क्या आ जाए आपका, फाई इज इक्वल e ds cos थीटा वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट हमारी 0, और cos 0 कितना होता है स्टूडेंट हमारा 1, दैट इज e ds, जो कि मैक्सिमम एन केस आ जाएगा, विच इज इक्वल e s, जो कि फाई ई इज इक्वल क्या लेके चले थे हम ऑलरेडी ई एस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट हमारा मैक्सिमम बनेगा भाई कब, जब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फील्ड, प्लेन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी है हमारी सरफेस एरिया के केस में उसके परपेंडिकुलर आ जाए, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा आएगा स्टूडेंट हमारा, मैक्सिमम। सेकंड केस बनाओ भाई, इफ थीटा इज इक्वल 90 डिग्री भाई, जब थीटा 90 है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई हमारा, देखो ये केस परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि जो E cos थीटा कंपोनेंट है हमारा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी है, तो E sin थीटा कंपोनेंट कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ए बॉडी। अगर बॉडी के प्लेन के अलोंग लाई करता है स्टूडेंट तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाए, फाई इज इक्वल ई डी एस कोस थीटा वैल्यू कितनी स्टूडेंट होगी अब हमारी 90 केस में, और कोस 90 क्या होता है स्टूडेंट हमारा 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई हमारी 0, यानी कि जब हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को परपेंडिकुलर टू द फील्ड लेके चले हैं तो वैल्यू कैसी आ जाएगी स्टूडेंट हमारे मैक्सिमम हो जाएगी, और जब अलोंग द फील्ड लेके चलेंगे हम तो क्या आ जाएगा, यानी कि थीटा जब हमारा 90 केस होता है तो उस केस में फाई वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे 0 हो जाएगी, तो इस केस में मैक्सिमम हो जाएगी और इस केस में 0 हो जाएगी हमारी। तो दो ये मैन इसके लिए स्पेशल केस क्रिएट होते हैं स्टूडेंट हमारे। अगर हम एक क्लोज्ड केस में लेके चले, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस अगर आप निकालना चाहो भाई, ये जो सरफेस है क्लोज्ड अगर मान ली हमने, तो उस केस में क्या लिखोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज सरफेस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, फाई ए इज इक्वल ई डॉट ए ds। देखो स्टूडेंट हमने ये जो सर्कल बनाया है ना, इस इंटीग्रल साइन, जो इंटीग्रल साइन था हमारा, इसके अंदर हमने ये सर्कल बना दिया, तो ये जो सर्कल है ये किस बारे में बताएगा भाई, कि जो सरफेस है आपकी वो कैसी है भाई, क्लोज्ड है।
तो अगर हम एक सिंपल ओपन के लिए चेक करते हैं तो आप सिंपल ये लाइन इंटीग्रल लगाओगे, और जब आप एक क्लोज्ड सरफेस लेके चलोगे स्टूडेंट तो ये इंटीग्रेशन साइन लगेगा हमारा। अब जो थर्ड इसका केस है स्टूडेंट, अगर हम ये लेके चले, अब भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केस है हमारा आउटवर्ड हो गया, प्लेन टू द सरफेस हो जाएगा। इन्हें वर्ड अगर चेक करना चाहोगे तो वहां पर 90 केस आ जाएंगे भैया। cos 90 क्या होता है आपका -1 होता है, सॉरी cos 180, cos 180 केस क्या आ जाएगा भाई हमारा -1, दैट इज मिनिमम केस आ जाएगा। तो ये था भाई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का केस। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट गॉसे थ्योरम। गॉसे थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या है स्टूडेंट हमारी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट हमारा इसी के अंदर से आता है, गॉस थ्योरम के अंदर से। एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द गॉस थ्योरम, इट्स प्रूफ, इट्स एप्लीकेशन। मोस्टली जो 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो बनेगा हमारा स्टूडेंट वो गॉसे थ्योरम के ऊपर बनेगा। तो आप यहां से क्वेश्चन बनाओगे, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉसे थ्योरम, गिव इट्स प्रूफ, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा, जिसके ऊपर आगे हमें जो थर्ड चैप्टर आएगा गॉसियन सरफेस के लिए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। हम एक साइन था जोहन कार्ल फर्नांडिस गॉस, उसने हमें इस थ्योरम के बारे में, गॉस लॉ के बारे में बताया था भाई। उसने ये बात बताई थी हमें, अगर हम एक क्लोज्ड सरफेस बॉडी लेके चलें, उसके लिए चार्ज प्रोवाइड किया जाए, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए गिवन सरफेस एरिया इन ए free space that is in a vacuum is equal 1 by epsilon naught times to the charge spread over it. According to Gauss theorem, the total electric flux over a given surface area closed over any closed surface area in a vacuum is equal to 1 by epsilon naught times the total charge spread over it। भाई जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है स्टूडेंट हमारा वो किसके इक्वल आएगा भाई, एक क्लोज्ड सरफेस के ऊपर जो अपने चार्ज प्रोवाइड किया है उसके 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल आएगा, दैट इज फाई ई इज इक्वल ई डॉट ds ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज्ड सरफेस के लिए चाहिए स्टूडेंट हमें, तो जब हम ये सर्कल लगाएंगे तो वो किस बारे में बताएगा भाई आपको, एक क्लोज्ड सरफेस के बारे में बताता है। इज इक्वल क्या आ जाएगा भाई 1 by epsilon naught to the charge। दिस इज द गॉसे थ्योरम। यानी कि जो फाई ई है हमारा वो किसके इक्वल आ गया भाई, ई डॉट ds ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल 1 by epsilon naught टाइम्स
to the charge spread over it in a vacuum case। तो यहां से हम इसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट। प्रूफ लिखो इसके लिए। हमने एक स्फेरिकल बॉडी ली स्टूडेंट, लेट हैविंग सेंटर पॉइंट O, charge Q is a uniformly spread over it, let a point P at a distance R डिस्टेंस के ऊपर स्टूडेंट हमने एक पॉइंट P अज्यूम किया ऑन द सरफेस। तो इस सरफेस के ऊपर जो हम पॉइंट P लेके चले हैं, इस चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है भाई? तो ये केस हो गया ना स्टूडेंट हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A। सो फील्ड इंटेंसिटी एट ए P ड्यू टू चार्ज Q। Q चार्ज के कारण क्या आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे, बताओ शाबाश। अगर हम इसके लिए डिस्टेंस R अज्यूम करके चले तो E इज इक्वल, क्या फार्मूला था भाई हमारा, Q अपॉन ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। इस P पॉइंट के ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर हो गया। अब यहां से अगर मान ले भाई हम लेट ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, ये लिया भाई हमने, लेट ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds of given body, जो ये हमारी होल बॉडी है, इसके लिए हमने स्टूडेंट के स्मॉल एरिया एलिमेंट ds अज्यूम कर दिया भाई, जिसके लिए जो एरिया वेक्टर है, सो एरिया वेक्टर ds। तो इसके लिए एरिया वेक्टर ds क्या करेगा भाई, सो एरिया वेक्टर ds डायरेक्टेड outward in direction of E। जो E की डायरेक्शन है स्टूडेंट उसी के अंदर लाई कर गया भाई, दैट इज एन ए कैप। एरिया कितना मान लिया भाई हमने इसके लिए, ds। सो वेक्टर ds इज इक्वल क्या आ जाए, n कैप ds। तो ये एरिया एलिमेंट हो जाएगा। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाए स्टूडेंट, जो ये हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट चेक किया है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट d phi इज इक्वल बाई E डॉट ds। भाई होल के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे s लगाएं। अब हमें तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट में चाहिए स्टूडेंट, तो d फाई क्या आ जाएगा भाई, E डॉट ds। अब E की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ये रखी, तो ये क्या आ जाएगा भाई आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। ये हो गया स्टूडेंट। और ये ds वेक्टर किसके इक्वल है भाई, n कैप ds, n कैप ds। तो यहां से हमारा r यूनिट वेक्टर इनटू में n यूनिट वेक्टर क्या आ जाए भाई, r यूनिट वेक्टर n यूनिट वेक्टर इज इक्वल 1। तो d फाई क्या आ गया भाई हमारा,
क्यू अपॉन ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए ds। अब ये तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण आया भाई फ्लक्स, हमें तो इस होल बॉडी के कारण चाहिए भाई, दैट इज ए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई d फाई के लिए क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ds क्लोज्ड सरफेस। तो इस केस में स्टूडेंट हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉमन, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट हमारा ds। और ds के लिए सरफेस एरिया क्या जाएगा स्टूडेंट आपका, जब हमें एक क्लोज्ड सरफेस की फॉर्म में इसको लेके चले तो स्टूडेंट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू में ds। एक स्फेरिकल बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी के लिए होल एरिया जिसकी रेडियस r लेके चले हम तो क्या होता है भैया 4 पाई r a स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट हमारा 5 इज इक्वल क्या रहेगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स केस में जो हमने गॉस थ्योरम ली थी। अब भाई जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका फाई इज इक्वल क्या है ई डॉट ए ds और एक क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन ए नॉट। या आप यहां से ना सिंपलीफाई इज इक्वल क्या लिख सकते हो भाई क्यू बाई एप्सिलॉन ए नॉट, जैसे ही हमने यहां से प्रूव कर दिया। दिस इज द प्रूफ ऑफ द गॉसे थ्योरम। तो दोबारा देखो स्टूडेंट भाई जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने इस गिवन सरफेस के लिए निकालना है, हमने यहाँ एक स्फेरिकल बॉडी ली भाई जिसके लिए जो चार्ज है वो सेंटर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करा दिया। लेट एट पॉइंट ए हो, कंसीडर ए पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। एक P पॉइंट लेके चले जिसके डिस्टेंस कितनी मान ली भाई हमने r, यानी कि OP इज इक्वल कितना भाई यहाँ पे r हो जाएगा। तो इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट E इज इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लिया, यानी कि ये जो होल बॉडी है ना ये अज्यूम करके चल पड़े अब भाई इस प्रकार के n एरिया एलिमेंट से मिलके बनी है। तो उस n एरिया एलिमेंट के लिए एरिया कितना मान लिया ds अज्यूम कर लिया। तो हमने एरिया वेक्टर डिस्कस किया था भाई। तो एरिया वेक्टर क्या था, एक एरिया एलिमेंट का एक स्मॉल जो हम पोर्शन लेके चले हैं डायरेक्टेड आउटवर्ड टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का सरफेस है उसके परपेंडिकुलर केस में आउटवर्ड डायरेक्शन में लाई करता। तो ds वेक्टर मान लें इज इक्वल क्या आ जाए n कैप ए ds। जो n कैप है वो क्या भाई यार डायरेक्शन कंपोनेंट, तो डायरेक्टेड आउटवर्ड हो जाएगा। तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो d फाई इज इक्वल e डॉट ds। अब हमारे पास e की वैल्यू है भाई क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर i यूनिट वेक्टर और a वेक्टर ds के लिए भाई n कैप a ds। तो r डॉट एंड ये क्या जाएगा स्टूडेंट हमारा यूनिटी। तो ये केस तो बनाएगा तो ये रहेगा। अब ये तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट था स्टूडेंट, होल वैल्यू निकालने के लिए क्या करें भाई इसके इंटीग्रेशन और एक क्लोज्ड सरफेस। तो क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ds के लिए सरफेस एरिया कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 4 पाई r a स्क्वायर। तो 4 पाई r से 4 पाई r कैंसिल, तो फाई क्या रह जाएगा हमारा q बाय एप्सिलॉन a नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ ए गॉसे थ्योरम। इसके लिए भाई हम स्पेशल केस लेके चलेंगे
अगर आपकी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज न हो तो स्पेशल केस में a closed surface having no charge, that is Q is equal a 0। अगर Q की वैल्यू 0 है स्टूडेंट तो हमारा फाई E is equal E dot ds और a closed surface is equal Q by epsilon naught is equal क्या आ जाएगा 0। यानी कि Q की वैल्यू 0 होगी भाई, Q की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे 0 बन जाएगी। ठीक है, सेकंड है भाई इफ द क्लोज सरफेस कंटेन्स टू चार्ज ऑफ ए इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ ए अपोजिट पोलैरिटी, यानी कि क्लोज सरफेस के अंदर दो चार्ज मान लिए लेकिन पोलैरिटी कैसी मान ली भाई हमने अपोजिट। इफ the surface having two charges but of opposite polarity, पोलैरिटी कैसी लेके चल पड़े स्टूडेंट हमें अपोजिट, तो नेट चार्ज क्या आ जाए भाई नेट चार्ज, बताओ शाबाश। एक प्लस का क्यों हो गया एक बाई माइनस अपोजिट पोलैरिटी है का मीनिंग ही क्या होता है, पोलैरिटी क्या बताती है हमें टाइप ऑफ चार्ज के बारे में कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है भाई, और वो अपोजिट के हैं तो अपोजिट के तो एक प्लस का लिया हमने एक माइनस का, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई भाई 0। जब नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 0। जो फर्स्ट केस था वही हो जाएगा भाई हमारा। सेकंड थर्ड केस है भाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अमाउंट ऑफ ए चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है भैया। अब जो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट है वो तो एक कांस्टेंट है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट जो हम लेके चले हैं वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज के ऊपर डिपेंड कर गया क्योंकि यानी कि जो के क्लोज सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ए चार्ज, और जो आउटसाइडर हमारे चार्ज है भैया उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी बॉडी का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। देखो अगर हमें ये एक बॉडी लेके चले यहां पर एक चार्ज ले लिया भाई क्यों चार्ज, तो इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो जितनी फील्ड लाइंस इन होंगी उतनी ही आउट, मींस जितना चार्ज एंटर करेगा बॉडी के अंदर उतना ही तो बाहर निकल जाएगा, तो इनसाइड में नेट चार्ज वैल्यू कितनी बढ़ेगी भाई 0। अगर नेट चार्ज वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा भाई इसका 0, यानी कि जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना हुआ था उसके ऊपर एक आउटसाइडर चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं आता स्टूडेंट। तो ये था हमारा जो गॉस थ्योरम थी उसका प्रूफ हो जाएगा और उसके लिए स्पेशल केस। नेक्स्ट आता स्टूडेंट हमारा डिडक्शन ऑफ ए कॉलम से लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। जो हमने गॉस थ्योरम डिस्कस किया भाई इससे हमें कॉलम्स लॉ को डिराइव करना है भाई। डिडक्शन ऑफ कॉलम्स लॉ गॉस थ्योरम। हाँ तो स्टूडेंट आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कॉलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था भाई। क्या था आपका कॉलम्स लॉ, F इज इक्वल Q1 Q2 अपॉन ए K Q1 Q2 अपॉन ए 4 पाई R A स्क्वायर।
या ये लिखे आप के की वैल्यू अगर पुट करके चलो एफ इज इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RA स्क्वायर। याद है ना हमारा कूलम्ब्स लॉ, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसके वेक्टर फॉर्म में डिस्कस की थी। तो वही चीज हमने स्टूडेंट गॉस थ्योरम के थ्रू प्रूव करनी है भैया। हमने दो चार्ज पार्टिकल मान लिए भाई, लेट टू चार्ज पार्टिकल Q1 and Q2 separated by a certain distance r। Draw a sphere of radius r as center O, where charge Q1 is a present। एक स्फीयर ड्रा किया स्टूडेंट हमने, ये मान लिया भाई, जिसमें हमने सेंटर पॉइंट के ऊपर चार्ज Q1 ले लिया, रेडियस अज्यूम करे स्टूडेंट हमने r। तो ये एक गॉसियन सरफेस होती है स्टूडेंट। लेट ए गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या होती है भाई, किसको बोलोगे आप गॉसियन सरफेस? एक ऐसी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन से सेम इज नोन एज ए गॉसियन सरफेस। ए सरफेस ऑन विच at every point field intensity remains same। जो फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट हमारे वो कैसी रहे, सेम रहेगी भैया। तो हमने इसके ऊपर एक पॉइंट P अज्यूम किया स्टूडेंट, तो इसे P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है भाई, वही जो केस हमने पहले पढ़ा था स्टूडेंट, ये E हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर इसके लिए के स्मॉल एरिया एलिमेंट अज्यूम करके चले हम, ये मान लिया भाई, जहां पे आपका ऑलरेडी Q2 चार्ज प्रेजेंट है, एक स्मॉल एरिया ds लिया, जिसके लिए एरिया वेक्टर ds इज इक्वल क्या आ जाए, n कैप ds डायरेक्टेड आउटवर्ड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बताती है भाई, यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा फाई ई इज इक्वल क्या आ जाए स्टूडेंट्स, ई डॉट ds और ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट हमारे। तो यहां से हमने इस डॉट प्रोडक्ट को सोल्व किया भाई, क्या आ गया हमारा, ई ds और ए क्लोज सरफेस इज इक्वल। अब ये देखो स्टूडेंट, हमने किस चार्ज के कारण निकाली है भाई, इसे Q1 के कारण। तो यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, Q1, तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो सरफेस है वो कैसी है भाई, गॉसियन है। अब मैंने आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बताया, एक ऐसी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जो फील्ड इंटेंसिटी है स्टूडेंट हमारी, वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। मींस E इज ए
कांस्टेंट। तो यहाँ पे ई की वैल्यू कैसी आ गई स्टूडेंट, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ई अंदर क्या रह जाएगा भाई, ds इज इक्वल q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस P पॉइंट के ऊपर जो सरफेस एरिया बना हमारा ds, तो उसके लिए होल वैल्यू क्या है भाई, E इंटू में वही वैक्यूम 4 पाई RA स्क्वायर इज इक्वल q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो ds इज इक्वल क्या आएगा भाई आपका 4 पाई RA स्क्वायर। सो E इज इक्वल क्या आ जाए हमारा q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA स्क्वायर। तो यहां से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल या कोई अनदर चार्ज पार्टिकल Q2 आएगा, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। द चार्ज Q2 इन द फील्ड ऑफ Q1, जो Q1 का स्टूडेंट हमने फील्ड क्रिएट किया है, उसके अंदर एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो वो फोर्स क्या है स्टूडेंट हमारा, शाबाश बताओ, Q इंटू में E होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में E। सो F इज इक्वल Q2 इंटू में E भाई, क्योंकि चार्ज कौन सा लेके चले हमें Q2, फार्मूला क्या था Q इंटू में E। अब Q की जगह पर आप क्या पुट करोगे भाई Q2, और E की जगह पर क्या पुट करोगे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA स्क्वायर, putting the value of E. So F is equal, यहाँ पे रखो भाई E की जगह पे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू में Q2। दिस इज द कॉलम से ला, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA स्क्वायर, यानी कि जो कॉलम्स ला है हमारा कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गॉसे थ्योरम। तो उसके लिए सिमिलर फॉर्म हो जाएगी इसके, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए कॉलम्स ला कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गॉसे थ्योरम। अब जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए इसके एप्लीकेशन आएंगे, जो हमारी गॉस थ्योरम क्रिएट हमने की है, प्रूफ किया है स्टूडेंट, इसके लिए कॉलम्स लॉ का डेरिवेशन किया है। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ए गॉसे थ्योरम। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। तो जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है हमारी, वो हमें कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।